कैसे हैं दोस्तों। आपका हमारे चैनल रात बाकी पर फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह हम आज भी रोमांच से भरी एक सच्ची कहानी आपको सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपको बहुत अचंभे के साथ साथ रोमांच का भी एहसास होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोज़ रात को सोने के वक्त हमारी कहानियों से बहुत मज़ा आने वाला है। और यदि आप भी अपनी कहानी हमारे दर्शकों तक लाना चाहते हैं तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी है, आप उस पर भेज सकते हो। चलिए फिर आज की कहानी पर रुख मोड़ लेते हैं। रीटा चौहान दर्द से छटपटा रही है। उसका शरीर एकदम से अकड़ा जा रहा है। हड्डियों के टूटने जैसी आवाजें सबको सुनाई दे रही हैं। रीटा की आंखें खून सी लाल, बाल पूरे बिखरे हुए। वो जमीन पर एक बिच्छू जैसे अकड़े जा रही है। रीटा के पिताजी के आंखों में आंसू हैं। वो यह सब देख रहे हैं, पर अपने हाथ जोड़े बस खड़े हैं। रीटा के अंदर घुसे हुए प्रेत का आज सामना हुआ है बागेश्वर धाम से, जहाँ के गुरु अब उस प्रेत को उतना ही तड़पा रहे हैं जितना उसने रीटा और उसके परिवार को तड़पाया है। दरअसल ये कहानी मुंबई से 60 किलोमीटर दूर कल्याण भिवंडी बाईपास की है, जहाँ कोन गांव नामक एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ कुल 3,000 परिवार रहते हैं, जिसमें एक परिवार रीटा का भी था। इनके परिवार में रीटा के पिताजी और उसके दो छोटे भाई हैं। रीटा की माता जी का 5 साल पहले ही निधन हो गया था। रीटा ने अपनी माँ की कमी अपने भाइयों पर कभी होने नहीं दी। वो खूब मेहनती है और दिन में बैंक में क्लर्क का जॉब करती है, और शाम को 1ली से 5वीं कक्षा के छात्रों को ट्यूशन भी देती है, जिससे उसका सपना है कि वो अपने दोनों भाइयों को खूब पढ़ाएगी और एक दिन वो दोनों बड़ा आदमी बनेंगे। रीटा के पिताजी एक साधारण से व्यक्ति हैं, जो थाने के एक पॉश कॉम्प्लेक्स में एज अ नाइट वॉचमैन काम करते हैं। अब ये जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो इतनी सुशील लड़की को यह प्रेत इतना परेशान कर रहा है। दरअसल बात 2 साल पहले की है, जब रीटा अपने परिवार के साथ कोरोना काल में करोड़ों लोगों की तरह परेशान थी। जो मजदूर वर्गीय लोग थे, उन्होंने तो जैसे तैसे अपने गांव जाने को निकलना ही था। कोई पैदल तो कोई साइकिल से, तो कोई ट्रकों में छुपकर अपने अपने गांव पहुंच रहे थे। ऐसे ही रीटा का परिवार भी था, जिनको कोरोना काल में अपने गांव जाना पड़ा था, वरना वो लोग यहाँ भूखे मर जाते। उन लोगों ने तो बहुत कोशिश की कि बस से चले जाएं, पर लोगों की जो तादाद उस वक्त थी कि बस में कोई जगह उन्हें नहीं मिली। पर एक ट्रक ड्राइवर ने हर एक से 5-5 हजार रुपए लगाकर रीटा के परिवार समेत 30 लोगों को ट्रक में बिठाकर उनके उनके गांव छोड़ने का वादा किया। हमारे दर्शकों में से जो भी लोग यूपी और बिहार से हैं, उन्हें पता होगा कि रास्ते में पड़ने वाले बीहड़ कितने सुनसान होते हैं। ट्रक में बैठकर रीता का परिवार शाम 5 बजे कल्याण से निकलता है, और सारे ही लोग मास्क पहने डरे सहमे से बस अपने अपने गांव पहुंच जाने को बेताब थे। देर रात 10:30 बजे होंगे जब रीटा के छोटे भाइयों ने भूख लगी है ऐसा इशारा किया, और रीटा ने अपने पिताजी को भी, जो बैठे बैठे सो गए थे, उन्हें भी जगाकर अपने भाइयों के साथ खाना खिलाया। रास्ता ऐसे ही कटता जा रहा था। रात का गुप्त अंधेरा और सड़क के दोनों तरफ घनघोर जंगल से निकलती अजीब अजीब आवाजें मानो चीख चीख कर कह रही हों कि आज कुछ जरूर होगा। रीटा ने कुछ देर आंखों को आराम देने का सोचा और एक झपकी ले ली। अब रात के 2:30 बज रहे होंगे जब ट्रक ड्राइवर ने एक छोटी सी दुकान पर ट्रक रोका, जिसके अंदर एक आदमी कंबल ओढ़े खड़ा था। ट्रक ड्राइवर को रात में नींद आने लगी थी, इसलिए उसने 5 मिनट रुक चाय पीने का फैसला किया। अजीब बात यह थी दोस्तों, कि अधिकतर इन सुनसान राहों पर कोई ढाबा ही खुला होता है, पर यह छोटी सी दुकान मानो कुछ अलग ही थी। ट्रक ड्राइवर ने चाय बनाने का बोलकर आगे झाड़ियों में पेशाब को चला जाता है। ट्रक रुकने से अंदर बैठे कई लोगों की आंख खुलती है, जिसमें रीटा का एक भाई भी उठकर बाहर देखता है। उसे भी पेशाब को जाना था, तो वो अपनी बड़ी बहन रीटा को जगाता है और बोलता है कि उसे सुसु जाना है। रीटा उसे मना करती है कि अभी बहुत रात है, पर वो नहीं मानता और ट्रक से उतरने की जिद करता है। रीटा को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे लेकर ट्रक से उतर जाती है। वो उतरकर देखती है कि चारों ओर बस गुप्त अंधेरा और घना जंगल था।
रात में उल्लू और कहीं कहीं सियारों की भी आवाज गूंज रही थी। सड़क के इस तरफ वो दुकान थी जिसमें एक छोटा सा पीले रंग का बल्ब जल रहा था। सड़क के दूसरी तरफ झाड़ियों को देख रीटा अपने भाई को उस तरफ ले जाती है और कहती है कि ज्यादा आगे मत जाना, बस जल्दी से करके वापस आ जाओ। रीटा का भाई पेशाब करने चला जाता है और रीटा की नजर सड़क से थोड़ी ही दूर एक घने बरगद के पेड़ पर पड़ती है जिस पर लोगों ने बहुत सारे घंटे और लाल कपड़े बांध रखे थे। रीटा को उस पेड़ में जैसे एक दिलचस्पी सी आती है और जब तक उसका भाई पेशाब कर रहा है तब तक थोड़ा उस पेड़ को करीब से देख लूं, ऐसी एक उत्सुकता रीटा में पैदा होती है। वह उस पेड़ के करीब जाती है और उस पेड़ को गुलाई में जकड़े हुए चबूतरे पर बैठ जाती है। इतने में उसके पीछे से मानो उसके कानों में जोर से हंसते हुए कुछ चीज ओझल हो जाती है। वो तुरंत सहम कर उठ खड़ी होती है और पीछे मुड़कर देखती है तो मानो वहां कोई नहीं। उतने में उसका भाई उसे आवाज देता है और वो तुरंत अपने भाई की ओर भागती है। उसका भाई रीटा को देख समझ नहीं पाता कि क्या हुआ और वो दोनों ट्रक में वापस चढ़ जाते हैं। ट्रक ड्राइवर ने भी चाय पीकर अपना कारवां आगे बढ़ाया। सब यात्रियों की 15-20 मिनट में फिर से आंख लग गई और दूसरी दिन सुबह उन्होंने अपने आप को जबलपुर नामक क्षेत्र में पाया। ट्रक बिना रुके बस चलता ही जा रहा था और अब दिन की धूप की वजह से ट्रक में भी गर्मी बढ़ गई थी, जिसके लिए कुछ यात्रियों ने किसी ढाबे पर रोक दो गाड़ी, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, ऐसी मांग की। कुछ 12:30-1 बज रहे होंगे जब ट्रक एक सस्ते से ढाबे पर आधे घंटे के लिए रुक जाता है। रीटा का परिवार भी नीचे उतरता है और ढाबे में लगे चारपाई पर जाकर बैठ जाता है। ज्यादा पैसे न होने के कारण वो लोग बस चाय बिस्कुट खाते हैं और दूसरों को देखते रहते हैं। रीटा चाय खत्म करके मुंह धोने जाती है और वॉश बेसिन चालू कर अपने मुंह पर एक ठंडे पानी का छापा मारती है और हाथों से मुंह को पोंछते हुए सामने लगे शीशे में अपने आप को देखती है, जिसमें उसको जैसे उसके पीछे ही सट कर एक औरत जो बड़ी ही डरावनी सी हंसी लेकर उसे देख रही है, उसे ऐसा दिखता है। रीटा वहीं चिल्लाकर गिर जाती है। सारे ही यात्री भागकर वहां पहुंचते हैं और रीटा को उठाकर चारपाई पर लिटा देते हैं। उसके पिताजी ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और रीटा को होश में लाया। सबने सोचा कि इतनी भीषण गर्मी के कारण रीटा बेहोश हो गई होगी और सब लोग ट्रक में वापस आ जाते हैं। रीटा जब से ट्रक में आई थी तब से उसे बस वही चेहरा दिख रहा था और वो आंखें बंद करके उसको महसूस कर पा रही थी, पर उसने यह बातें किसी को अभी तक बताई नहीं थी। उसने भी सोचा कि शायद सच में थकान और गर्मी के कारण उसको भी यह वहम हुआ होगा। ये सफर की दूसरी रात थी दोस्तों, जहां रात के 11:30 के आसपास ट्रक में अचानक से एक शोर होता है, जैसे एक ही शरीर में से दो तीन लोग एक साथ जोर जोर से बोल रहे हों, ऐसा शोर। सब लोग जाग जाते हैं और देखते हैं ट्रक के साइड पैनल के ऊपर दोनों पैर नीचे लटकाए रीटा जोर जोर से हंस रही है और पता नहीं कौन सी भाषा में वो क्या बोल रही है। सब डर जाते हैं और उसके पिताजी को जगाते हैं। रीटा के पिताजी को यकीन नहीं होता ये क्या देखना पड़ रहा है। वह उसे पकड़कर नीचे उतारते हैं, जिस पर रीटा हंसते हुए नीचे लेटकर मानो एकदम से अकड़ने लगती है। ट्रक में सारे लोग डर के ट्रक रोकने के लिए चिल्लाने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर भी ट्रक से उतरकर पीछे आकर देखता है और अचंभे में पड़ जाता है। सारे यात्री ट्रक से उतरकर नीचे भाग जाते हैं। आधे एक घंटे ट्रक वहीं रुका होता है और रीटा के परिवार को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। आसपास ना तो कोई गांव था और ना ही कोई हॉस्पिटल। सारे लोगों का बोलना था कि उन्हें ये सब झमेले में नहीं पड़ना और कोरोना काल में वैसे ही उनकी हालत बहुत ही खस्ती हो गई है और उन लोगों ने यह तय किया कि रीता के परिवार को वहीं छोड़ा जाए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। रीटा के पिताजी ने बहुत कष्टों से अपने परिवार को जैसे तैसे अपने गांव पहुंचाया और वहां कई बाबा अघोड़ियों से रीटा का इलाज भी करवाया, पर रीटा के भीतर मानो जो शैतान था उसने ठान लिया था कि उससे बलवान कोई नहीं। रीटा के परिवार को आज 2 साल से ज्यादा हो चुका था रीटा को ऐसी हालत में देखते हुए। उसका वजन आधा हो चुका था दोस्तों और आंखों में हमेशा एक मायूसी और पागलपन। उसका शरीर रोज मानो कई पीड़ा सहता जब भी उस पर वो शैतान सवार होता। रीटा के पिताजी ने हर वो इलाज कराया और एक दिन एक साधु ने उन्हें बालाजी मंदिर भी जाने को कहा। आज वो दिन है जब रीटा के अंदर के शैतान का सामना
बागेश्वर धाम के गुरु से हो रहा है दोस्तों। और आज रीटा के पिताजी की आंखों में आंसू तो है, पर खुशियों से भरे, क्योंकि आज उस प्रेत ने हार मानी है और श्री बजरंगबली की मार से रीटा को छोड़ने का वादा भी किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप ऐसे ही खुश रहिए, और अगर कभी भी डर लगे तो श्री हनुमान चालीसा का जाप जरूर करिएगा। उनसे बड़ा रखवाला कोई नहीं। और यदि हमारे चैनल को न किया हो सब्सक्राइब तो प्लीज कर लीजिए। इससे हमें और कहानियां आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।